29 अप्रैल 1608 को ऑस्ट्रिया के दक्षिणी शहर ग्राज में चर्च की घंटियां बज उठीं। उनकी गूंज सड़कों पर फैल गई जैसे ही खबर आई कि हैब्सबर्ग दरबार की एक प्रमुख महिला का निधन हो गया। वो महिला थीं बवेरिया की मारिया अन्ना, जो ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक चार्ल्स द्वितीय की विधवा थीं, जो उनके चाचा भी थे। कई मायनों में उनके स्तर की महिला के लिए उनका जीवन साधारण ही लगता था, लेकिन जो परिवार उन्होंने बनाया और जो रोचक वंशज उन्होंने पीछे छोड़े, उन्होंने उन्हें यूरोपीय इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बना दिया। ये 17वीं सदी के यूरोप की इनब्रेड मां की कहानी है। मारिया अन्ना ऑफ बवेरिया का जन्म 21 मार्च 1551 को म्यूनिख शहर में हुआ था। ये ठीक उस समय था जब प्रोटेस्टेंट सुधार के बाद धार्मिक युद्ध जर्मनी को तबाह कर रहे थे। उनके पिता अल्बर्ट द फिफ्थ थे, जो हाल ही में बवेरिया के ड्यूक बने थे। उनके दादा ड्यूक विलियम द फोर्थ की मृत्यु 1 साल पहले हुई थी। विलियम 40 साल से अधिक समय तक ड्यूक रहे थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि दक्षिणी जर्मनी के लोगों के लिए रोमन कैथोलिक धर्म कई धार्मिक युद्धों के दौरान भी मजबूत आस्था बना रहे। मारिया अन्ना की माता अन्ना ऑफ ऑस्ट्रिया थीं। वो फर्डिनांड द फर्स्ट की बेटी थीं, जो 1556 से 1564 तक होली रोमन सम्राट रहे, जबकि सम्राट चार्ल्स द फिफ्थ, जो स्पेन के राजा, होली रोमन सम्राट और 16वीं सदी की पहली छमाही में यूरोप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, अन्ना के चाचा थे। मारिया अन्ना बवेरियन हाउस ऑफ विटल्सबार्ग की वंशज थीं और हैब्सबर्ग की ऑस्ट्रियाई व स्पेनिश शाखाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी थीं, जिनके शासकों ने पश्चिमी मध्य यूरोप और अमेरिका के बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण किया था। इतिहास भर में यूरोप के शासक राजवंशों ने अपनी शक्ति को विवाहों के माध्यम से बनाए रखा, यानी वे आपस में गहराई से जुड़े हुए थे और उसके माता-पिता भी इसका अपवाद नहीं थे। वे दूसरे चचेरे भाई बहन थे और 1546 में अपनी शादी से पहले उन्हें पोप की विशेष अनुमति भी लेनी पड़ी थी। फिर भी इस जोड़े के 7 बच्चे हुए, जिनमें से 5 वयस्कता तक जीवित रहे, जो 16वीं सदी में काफी बड़ी संख्या थी। मारिया अन्ना उनकी चौथी संतान और सबसे बड़ी बेटी थीं और इसी कारण उनकी परवरिश बहुत सोच समझकर की गई थी। 16वीं सदी के मध्य तक बाल्दासारे कास्तिलियोने की बुक ऑफ द कोर्टियर से प्रेरित नए दरबारी व्यवहार और शिक्षा के विचार यूरोपीय दरबारों में फैल गए थे। इस किताब में शिष्टाचार, बोलचाल और कुलीन वर्ग के सदस्यों के लिए आदर्श शिक्षा पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया था, जिसमें म्यूनिख में पली बढ़ी मारिया अन्ना जैसी युवा महिलाएं भी शामिल थीं। इन आदर्शों के तहत मारिया अन्ना को परिष्कृत, दरबारी, गहराई से कैथोलिक और अनुशासित शिक्षा मिली, जिससे वो परिवार की स्थिति मजबूत करने के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी विवाह के लिए तैयार हुईं। उन्होंने लैटिन और इतालवी जैसी भाषाओं के साथ-साथ संगीत और नृत्य की भी शिक्षा ली। संभव है कि उन्हें प्रसिद्ध फ्लेमिश संगीतकार ओरलैंडो दी लास्सो से संगीत की शिक्षा मिली हो, जिन्होंने अपने शुरुआती करियर का बड़ा हिस्सा इटली में बिताया और 1558 के करीब उनके पिता के म्यूनिख दरबार में बस गए। फिर भी कोई भी शिक्षा उन्हें उस असामान्य विवाह के लिए तैयार नहीं कर सकती थी, जिसमें वो जल्द ही प्रवेश करने वाली थीं। आधुनिक यूरोप के शुरुआती दौर में शाही और अभिजात्य परिवारों के लिए ये आम बात थी कि वे अपने बच्चों के बहुत छोटे होने पर कभी-कभी तो बचपन में ही संभावित विवाह संबंधों पर चर्चा शुरू कर देते थे। ये सब सबसे अच्छे पारिवारिक और कूटनीतिक संबंध बनाने के बारे में था। लेकिन मारिया अन्ना के मामले में ऐसा नहीं हुआ, कम से कम हमें जितना पता है। शायद ये जर्मनी की अव्यवस्थित राजनीतिक स्थिति के कारण था। अल्बर्ट द फिफ्थ जैसे शासक अपनी बेटी की शादी किसी जर्मन प्रभु के बेटे से कराने का वादा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 10 साल बाद शादी के समय दूल्हा प्रोटेस्टेंट बन चुका हो सकता था। धर्म ने सब कुछ जटिल बना दिया था। मारिया और उसकी शादी पर औपचारिक चर्चा 1560 के दशक के अंत में, जब वह लगभग 20 वर्ष की थी, शुरू हुई। शुरुआत में उसके विवाह के लिए ट्रांसिल्वेनिया के पहले राजकुमार जॉन सिगिस्मंड ज़ापोलिया से चर्चा हुई, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। 22 फरवरी 1568 को मारिया अन्ना के बड़े भाई विलियम पंचम, जो भविष्य में बवेरिया के ड्यूक बने, ने म्यूनिख में एक भव्य समारोह में रेनेटा ऑफ लोरेन से विवाह किया। उत्सव 18 दिन चला।
इसी दौरान मारिया अन्ना की पहली मुलाकात ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक चार्ल्स द सेकंड से हुई। समारोह में कहा जाता है कि आर्चड्यूक को उनसे गहरा लगाव हो गया था। वह उनसे लगभग 10 साल बड़े थे और साथ ही उनके मामा भी थे, क्योंकि वो मारिया अन्ना की मां आर्चेज अन्ना ऑफ ऑस्ट्रिया के छोटे भाई थे। आज के समय में इतना करीबी रिश्ता लगभग हर किसी को चौंका देगा। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में राजवंश अक्सर अपने परिवार में ही विवाह करते थे। चचेरे भाई बहनों के बीच विवाह आम था, यहां तक कि चाचा भतीजी का विवाह भी, जो विवादास्पद था, अनसुना नहीं था। कुछ साल पहले स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय ने अपनी भतीजी एन्ना ऑफ ऑस्ट्रिया से शादी की थी। इसलिए ड्यूक अल्बर्ट और मैक्सिमिलियन द्वितीय के बीच बातचीत जल्द ही शुरू हो गई थी। मैक्सिमिलियन द्वितीय अन्ना और चार्ल्स के बड़े भाई थे, जिन्होंने 1564 में अपने पिता सम्राट फर्डिनैंड प्रथम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संभाला। वो एक अजीब शासक थे, जिनका धार्मिक दृष्टिकोण आज तक स्पष्ट नहीं है। संभवतः वे उदारवादी प्रोटेस्टेंट थे, पर उन्होंने इसे जताने में हमेशा सावधानी रखी। वह पवित्र रोमन साम्राज्य के जर्मन क्षेत्रों में शांति लाना चाहते थे और उन्होंने इस विवाह संबंध को ऐसा करने का एक अच्छा तरीका माना। मरिया अन्ना के पिता एल्बर्ट द फिफ्थ बवेरिया के ड्यूक कट्टर कैथोलिक थे। वे हैब्सबर्ग वंश से संबंध और अपने क्षेत्रों में कैथोलिक धर्म मजबूत करना चाहते थे। राजनीतिक और वंशगत दोनों हितों के मेल के साथ इस विवाह को मंजूरी मिल गई, लेकिन उनके रास्ते में एक बाधा अभी भी बाकी थी। क्योंकि ये जोड़ा चाचा और भतीजी थे, उनका विवाह चर्च के निषिद्ध रिश्तों की श्रेणी में आता था और कैनन कानून के अनुसार इसे निकट रक्त संबंधियों के बीच का विवाह माना जाता था। इसलिए उन्हें विवाह करने के लिए पोप की विशेष अनुमति की आवश्यकता थी। हैब्सबर्ग परिवार के प्रभाव के कारण अनुमति मिलना आसान था और पोप पायस पंचम की इजाजत मिलते ही दोनों को शादी की पूरी आजादी मिल गई। 26 अगस्त 1571 को 20 वर्षीय मारिया अन्ना ने अपने चाचा 30 वर्षीय आर्च ड्यूक चार्ल्स द्वितीय से विवाह किया, जो इनर ऑस्ट्रिया के शासक थे। हैब्सबर्ग की वे जमीनें जो स्टायरिया के आसपास थीं। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए वियना में भव्य समारोह आयोजित किए गए। इसके तुरंत बाद 10 सितंबर 1571 को नवविवाहित जोड़े ने ग्राज में अपना औपचारिक प्रवेश किया, जहां उनके आगमन पर 7 दिनों तक भव्य उत्सव मनाए गए। नवविवाहित जोड़ा ग्राज में घर बसाएगा। हालांकि हैब्सबर्ग का शासन वियना से था, परिवार की जूनियर शाखा ने ग्राज में अलग दरबार बनाए रखा, जो इनर ऑस्ट्रिया और स्टायरिया को नियंत्रित करती थी। ये एक अर्धसैनिक क्षेत्रीय राजधानी थी। 15वीं और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ऑटोमन तुर्कों ने बाल्कन पर कब्जा कर लिया था। जब मारिया अन्ना इनर ऑस्ट्रिया की आर्च चर्चेस बनी, तब तक शहर श्लॉसबर्ग पहाड़ी के किले के आसपास केंद्रित था। जिस महिला ने अपने पिता के म्यूनिक दरबार में बचपन बिताया था, उसके लिए इस सैन्य सीमा पर सैनिकों से भरे शहर में खुद को पाना जरूर एक सांस्कृतिक झटका रहा होगा। यह मारिया अन्ना अक्सर दरबार की रोजमर्रा की गतिविधियों की अध्यक्षता करती थीं और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी डालती थीं, खासकर जब उनके पति दक्षिण में सैन्य अभियानों का नेतृत्व कर रहे होते थे। ये भावना आधुनिक क्रोएशिया के कार्लोवाक की स्थापना में दिखती है, जो उनके पति के नाम पर किला शहर था और आंतरिक ऑस्ट्रिया को ऑटोमन तुर्कों से बचाने के लिए बसाया गया था। चार्ल्स द्वितीय के अभियान पर रहते हुए मारिया अन्ना चर्च की संरक्षक बनी, जेसुइट्स का समर्थन किया और दरबार में संगीत व धार्मिक जीवन को बढ़ावा दिया। वे धार्मिक थे, कई तीर्थ यात्राओं में शामिल हुए और पूरे स्टायरिया में काउंटर रिफॉर्मेशन को बढ़ावा दिया। आर्चर्चेज, जिन्हें यात्रा करना बहुत पसंद था, अक्सर अपने पति के साथ उनकी यात्राओं और राजनयिक दौरों पर जाती थीं। यहां तक कि पोलैंड, स्पेन और ट्रांसिल्वेनिया जैसे दूरस्थ दरबारों तक भी जाती थीं। इन यात्राओं और उनके अनेक धार्मिक व राजनीतिक कर्तव्यों के बावजूद एक भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसने उनके जीवन और यूरोपीय इतिहास में स्थान तय किया: मातृत्व। मारिया अन्ना ने अपने विवाह का अधिकतर समय गर्भवती रहकर बिताया और उन्होंने ऐसे बच्चे जन्मे जिन्होंने यूरोप के शासक घरानों को आकार दिया। अपने समय की अन्य शाही और कुलीन महिलाओं की तरह मारिया अन्ना का मूल्य भी उनकी संतान उत्पन्न करने की क्षमता से आंका जाता था। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी,
और चेचक जैसी बीमारियों ने किशोर व युवाओं की भी कई जानें लीं। एक शाही वंश के जीवित रहने के लिए अक्सर ये माना जाता था कि परिवार की वंशावली को जारी रखने के लिए समय से साथ कम से कम 5 या 6 बच्चों की आवश्यकता होती है। इस मामले में मारिया अन्ना ने निश्चित रूप से निराश नहीं किया। जब से मारिया अन्ना ने 1571 में चार्ल्स से शादी की, वो लगभग लगातार गर्भवती रहीं। सिर्फ 18 वर्षों में इस जोड़े ने 15 बच्चों को जन्म दिया। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें से कितने बच्चे जीवित रहे। उनके 12 बच्चे शैशवावस्था और बचपन पार कर जीवित रहे, जो 16वीं सदी में असामान्य था। और ये विवाह उनके चाचा और भतीजी के बीच था, जो हैब्सबर्ग वंश के लिए सामान्य और गहराई से इनब्रेड संबंध था। ऐसे में इतने बच्चों का जीवित और अपेक्षाकृत स्वस्थ रहना असाधारण था। मारिया अन्ना ने अपने बड़े परिवार का पालन पोषण लगन और सख्ती से किया। मारिया अन्ना ने अपने पति की तरह धार्मिक रहते हुए बच्चों की शिक्षा और परवरिश में रुचि ली। साथ ही मारिया अन्ना ने अपने युग के कई अभिजात्य शौक भी साझा किए, जैसे दरबारी भव्यता और शिकार के प्रति उनका लगाव। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े हुए, मारिया अन्ना ने उनके भविष्य को संवारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी कई बेटियों की शादियां सोच समझकर शक्तिशाली यूरोपीय राजवंशों में कराईं। इसे और भी उल्लेखनीय बनाता है कि इन बच्चों में से कई आगे चलकर 17वीं सदी के यूरोप में सबसे प्रभावशाली पदों पर आसीन हुए। उनके माध्यम से मारिया अन्ना की वंश रेखा पूरे महाद्वीप में फैल गई, जिससे शक्तिशाली हैब्सबर्ग वंश का प्रभाव और बढ़ा। वो सचमुच वही बन गईं जिसे इतिहासकारों ने 17वीं सदी के यूरोप की माता कहा है। यहाँ उनके सभी बच्चों की चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन आइए उनके कुछ प्रमुख बच्चों पर करीब से नजर डालते हैं। मारिया अन्ना और चार्ल्स की सबसे बड़ी जीवित संतान अन्ना थी, जो 1573 में जन्मी थी। 1592 में उनकी शादी वासा वंश के राजा सिगिस्मंड तृतीय से हुई, जो पोलैंड के शाही परिवार से थे। यह विवाह अल्पकालिक था, क्योंकि उनकी 1598 में वारसो में मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने व्लादिस्लाव चतुर्थ को जन्म दिया, जो 1632-1648 तक पोलैंड के शासक रहे। मारिया अन्ना पोलैंड के कुछ राजाओं और लिथुआनिया के ग्रैंड ड्यूक्स की पूर्वज थीं। मारिया अन्ना की दूसरी बेटी मारिया क्रिस्टीना 1574 में जन्मी और 1595 में ट्रांसिल्वेनिया के प्रिंस सिगिस्मुंड बाथोरी से शादी की। फिर भी यह विवाह बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। यह विवाह असफल रहा, संतान नहीं हुई और कुछ वर्षों बाद रद्द कर दिया गया। मारिया अन्ना की सबसे अहम संतान उनका सबसे बड़ा जीवित बेटा फर्डिनेंड था। 1619 में ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग्स की वरिष्ठ शाखा समाप्त होने पर उन्होंने ऑस्ट्रिया के आर्च ड्यूक और पवित्र रोमन सम्राट का उत्तराधिकार संभाला। फर्डिनेंड के बेटे फर्डिनेंड तृतीय ने उनके बाद उत्तराधिकार संभाला, हैब्सबर्ग क्षेत्रों पर शासन किया और पवित्र रोमन सम्राट के रूप में सेवा की। इसी वंश से मारिया अन्ना के वंशज सदियों तक यूरोपीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे। ऑस्ट्रिया के शासकों ने 1918 में हैब्सबर्ग राजशाही के अंत तक अपनी वंशावली फर्डिनेंड की शाखा से मारिया अन्ना तक पहुंचाई। मारिया अन्ना की बेटी मार्गरेट ऑफ ऑस्ट्रिया ने 1599 में स्पेन के राजा फिलिप तृतीय से शादी की। उस विवाह के माध्यम से मारिया अन्ना स्पेन के राजा फिलिप चतुर्थ की दादी थीं, जिन्होंने 1665 तक राज्य पर शासन किया और निश्चित रूप से वह स्पेन के अंतिम हैब्सबर्ग राजा कार्लोस द्वितीय की परदादी थीं। मार्गरेट की एक बेटी ने भी 1615 में फ्रांस के राजा लुई 13वें से विवाह किया और इस प्रकार फ्रांस के राजा लुई 14वें, जो 1643 से 1715 तक फ्रांस पर शासन करने वाले निरंकुश सम्राट थे, मारिया अन्ना के परपोते थे। इसके बाद सूची अविश्वसनीय रूप से बढ़ती है। मारिया मगलडेना, मारिया अन्ना और चार्ल्स की सबसे छोटी बेटी 1589 में जन्मी थीं। उन्होंने टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक कोसिमो द्वितीय से विवाह किया, जिससे हैब्सबर्ग का टस्कनी पर दावा 19वीं सदी तक कायम रहा। कॉन्स्टेंस ने अपनी बहन के विधवा होने के 7 साल बाद पोलैंड के राजा सिगिस्मंड तृतीय से शादी की। यहां तक कि मारिया अन्ना के वे बच्चे भी, जिन्होंने शाही परिवारों में विवाह नहीं किया, असाधारण जीवन जिए। उदाहरण के लिए आर्च ड्यूक मैक्सिमिलियन अर्नेस्ट, जिनका जन्म 1583 में हुआ था, प्राचीन ट्यूटोनिक नाइट्स में शामिल हुए
और तुर्कों के खिलाफ युद्ध में दक्षिणी सीमा पर एक प्रमुख सैन्य कमांडर बने। मारिया और उनके पति का 1590 में 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तब तक परिवार ने ग्राज पर गहरा प्रभाव डाला था। उदाहरण के लिए 1585 में मारिया अन्ना और चार्ल्स ने ही ग्राज विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन किया था। ये विश्वविद्यालय आज भी ऑस्ट्रिया का दूसरा सबसे पुराना और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। 1590 में चार्ल्स की मृत्यु के बाद उनके बेटे फर्डिनेंड द्वितीय ने परिवार की कनिष्ठ शाखा के मुखिया और ग्रास से आंतरिक ऑस्ट्रिया के शासक के रूप में पद संभाला। उनकी मां वर्षों तक उन्हें सलाह देती रहीं और प्रभावित करती रहीं। 1618 में 30 वर्षीय युद्ध का प्रकोप समझना कठिन है यदि हम न माने कि मारिया अन्ना ने अपने बेटे पर गहरा धार्मिक प्रभाव डाला था। पवित्र रोमन साम्राज्य में कैथोलिक प्रभुत्व बहाल करने के लिए फर्डिनेंड ने अपनी मां की आस्था के अनुसार नीतियां अपनाईं और अपने समस्त क्षेत्रों में कैथोलिक प्रतिसुधार आंदोलन का समर्थन किया। हाब्सबर्ग शासक बनने से पहले भी फर्डिनेंड एक अहम राजनीतिक हस्ती थे। रुडोल्फ द्वितीय पवित्र रोमन सम्राट के शासन के अंतिम अशांत वर्षों में उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने से साम्राज्यिक सत्ता कमजोर हो गई थी। वंश में तीखा सत्ता संघर्ष हुआ जो रुडोल्फ के भाई मथायस के पवित्र रोमन सम्राट बनने पर खत्म हुआ। इन संघर्षों की अस्थिरता ने राजनीतिक तनाव बनाए जो 30 वर्षों के युद्ध में बदल गए। मारिया अन्ना तब तक बहुत पहले जा चुकी होंगी। अपने बाद के वर्षों में जब उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी कर ली और मैड्रिड, वारसो और फ्लोरेंस जैसे स्थानों के लिए चले गए, मारिया अन्ना ने अपनी गहरी धार्मिक आस्था बनाए रखी और गरीबों को उदार दान दिया और बीमार और गर्भवती महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से देखभाल की। आखिरकार मारिया अन्ना ने दरबार के जीवन से खुद को अलग कर लिया और ग्राज में गरीब प्लेयर्स के नंदरी में निवृत्त हो गईं, जहां उन्होंने अपने शेष जीवन का अधिकांश समय शांत प्रार्थना और ध्यान में बिताया। उनका निधन वहीं 29 अप्रैल 1608 को 57 वर्ष की आयु में हुआ। शुरुआत में उनका अंतिम संस्कार उसी कॉन्वेंट में हुआ। बाद में उन्हें हैब्सबर्ग मकबरे में दफनाया गया। अगली सदी में उनके वंशजों ने वियना, मैड्रिड, पेरिस, वारसो और टस्कनी सहित कई राज्यों साम्राज्यों पर शासन किया। उनके माध्यम से उनका रक्त यूरोप के शासक घरानों में फैल गया और इस तरह वे 17वीं सदी के यूरोप की जननी बन गईं। मारिया अन्ना ऑफ बवेरिया पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको उनकी जिंदगी कैसी लगी और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप राजघरानों या ऐसे ही विषयों पर और वीडियो चाहते हैं तो बताएं ताकि मैं रिसर्च कर सकूं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया है ताकि नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। खैर मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सबसे मिलूंगा फॉरगॉटन लाइव्स के अगले वीडियो में। धन्यवाद।